हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, जो कि हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। भौतिक भूगोल आपका जो सिलेबस है उसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं पहले यूनिट में। तो अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में एक परिकल्पना बताई थी, यानी कि एक सिद्धांत आपको बताया था जिसे कहते हैं पुच्छल तारा परिकल्पना। तो पुच्छल तारा परिकल्पना क्या थी और किसने दिया, उसमें कौन कौन सी बातें थीं, वो सब मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। तो पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिए, तब आपको ये आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे हैं। अभी हम ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हम देख रहे हैं हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आज। तो हम लोग वैज्ञानिक संकल्पना की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। मतलब 1749 में कास्ते द बफन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको पुच्छल तारा परिकल्पना कहते हैं। तो उसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, जिसको डोलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब ये समझ लीजिए मैं पढ़ क्या गया, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, मैंने आपको बार बार बताया, कास्ते द बफन ने दिया था 1749 में, जिसको पुच्छल तारा परिकल्पना कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा दिया है। उसके बाद कई सारी थ्योरियाँ आई, मतलब कई सारे सिद्धांत आए। तो सिद्धांत बेसिकली दो भागों में बटे हुए हैं। जितने भी आगे सिद्धांत आए वो दो भागों में बट गए। अब किस आधार पर दो भागों में बटे, तो तारों की संख्या के आधार पर, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति में एक तारों का योगदान रहा, एक तारे का योगदान रहा या दो तारों का योगदान रहा। तो कई वैज्ञानिकों, कई भूगोलवेत्ताओं ने ये माना कि ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि द्वि तारे से हुई, यानी कि दो तारे से हुई है। तो उन्होंने जो संकल्पना दिया, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी, उसको द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत रखेंगे। मतलब ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, तो उनको द्वैतवादी कहा गया। अब कुछ विद्वान ऐसे भी थे, कुछ विद्वान या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो जिन्होंने एक तारे से कहा उनको कहा गया अद्वैतवादी, यानी कि अद्वैतवादी संकल्पना उन्होंने दी। उनको इंग्लिश में बोला गया मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी उन्होंने ऐसी अवधारणा दी जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, दूसरा कोई तारा नहीं था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस आधार पर बटा है। ओके, तो बेसिकली दो तरह का हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अद्वैतवादी संकल्पना। ये देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई तारों, ग्रहों, सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, तो उसको अद्वैतवादी संकल्पना कहा गया। इसमें हम लोग कौन कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमैनुअल कांट की वायब राशि संकल्पना या परिकल्पना, आप कह सकते हैं इमैनुअल कांट की वायब राशि परिकल्पना, और दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अद्वैतवादी संकल्पना में दो ही सिद्धांत हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे द्वैतवादी संकल्पना पे, यानी कि इस संकल्पना के विचार को भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई। तो इसमें हम लोग कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे, ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना,
अंतरा तारक धूल परिकल्पना और नव तारा परिकल्पना, ये इतने सिद्धांत हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए और धैर्य से समझिए कि मैंने क्या बोला। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से जाके वीडियो देखिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो अब हम लोग अद्वैतवादी संकल्पना की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, इमैनुअल कांट की वायब राशि परिकल्पना। देखते हैं ये क्या थी। कांट की वायब राशि परिकल्पना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, यानी गैस के बारे में इसको कहा गया है। कांट की वायब राशि या गैसीय परिकल्पना भी कहते हैं, चाहे कहिए इमैनुअल कांट की गैसीय परिकल्पना या वायब राशि परिकल्पना कहिए। अब इन्होंने क्या कहा, आप इत्मीनान से धीरे धीरे सुनिएगा। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, इनका पूरा नाम था इमैनुअल कांट, इन्होंने 1755 में वायब राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। ओके, इतना आपको समझ में आया। इन्होंने जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया उसको कहते हैं वायब राशि परिकल्पना। कब किया? 1755 में। किस सिद्धांत पर आधारित था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए इन्होंने कहा क्या। अब ये बताने जा रहे हैं कि सौरमंडल, पृथ्वी और जो अन्य उपग्रह हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये क्या कहते हैं, सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में यानी अतीत काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आदि पदार्थ थे, प्रीमॉर्डियल मैटर, बिखरे हुए थे। मतलब इन्होंने ये माना कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ थे जो दैवीय थे, मतलब भगवान के द्वारा बनाए गए थे। ओके, इन्होंने उन पदार्थों को मान लिया दैवीय थे। प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे। फिर इन्होंने कहा प्रारंभ में पदार्थ अत्यंत कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। यानी जो पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे वे अत्यंत शीतल थे, ठंडे थे, कठोर थे, बहुत ही टाइट थे और गतिहीन थे, मतलब ठहरे हुए थे, कोई हलचल नहीं कर रहे थे। पुनः कांट ने मान लिया कि आपसी घर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे एक दूसरे से। ओके, इतना आपको समझ में आया कि इमैनुअल कांट ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रारंभ में कुछ आद्य पदार्थ थे। आद्य मतलब शुरुआती पदार्थ, शुरुआत के एकदम पदार्थ, वो दैव निर्मित थे, वह ठंडे थे, कठोर थे और गतिहीन थे, यानी रुके हुए थे। फिर क्या हुआ, चूँकि कोई भी दो स्वतंत्र पिंड रहेगा तो उसमें आकर्षण बल लगता है, तो उन्होंने कहा चूँकि उनमें आकर्षण बल काम किया और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और टकराने लगे, यानी वो सारे पदार्थ टकराने लगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे इन्होंने कहा इस आपसी टकराव के कारण ताप और भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब उत्पत्ति। ओके, तो इन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने कहा कि वे जो पदार्थ थे वो आपस में टकराने लगे तो इससे ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हुई, यानी उनमें ताप उत्पन्न हुआ, चोट लगी एक दूसरे को तो चिंगारी उत्पन्न हुई, ताप उत्पन्न हुआ और फिर घूमने लगे, यानी भ्रमण गति उत्पन्न हुई। भ्रमण का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायब राशि में परिवर्तित होने लगे, यानी एक गोले में एक गैस के रूप में परिवर्तित होने लगे। निरंतर ताप में वृद्धि होती गई। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायब राशि एक तप्त गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। यानी वे पदार्थ जो पहले गतिहीन थे, रुके हुए थे, ठंडे थे, कठोर थे, अब उनमें ताप बढ़ने लगा और वे भ्रमण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे, तो धीरे धीरे घूमते हुए वे एक गैस के रूप में चेंज हो गया, यानी गैस के गोले के रूप में बदल गए, जिसको निहारिका कहा गया। निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगी और उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिस कारण ताप में वृद्धि होने से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। इन्होंने कहा कि
अब वो निहारिका जो थी, ताप वृद्धि उसकी हो रही थी लगातार, धीरे धीरे वो घूमने लगी और उसकी जैसे जैसे ताप वृद्धि होती गई वैसे वैसे उसकी घूर्णन गति भी बढ़ती चली गई। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र प्रसारित बल, यानी केंद्र से बाहर लगने वाला एक बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल जिसको कहते हैं, इसके प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। समझिए, यानी कि वो जो पदार्थ था वो ऐसे खूब तेज़ घूमने लगा, फिर इसके मध्य भाग में उभार आने लगा, मध्य भाग में, बीच वाले भाग में उभार आने लगा। ओके, मान लीजिए निहारिका घूम रही है चारों तरफ खूब तेज़ और मध्य भाग में उभार आने लगा। उभार का मतलब सूजन एक प्रकार से। इस क्रिया की तीव्रता के कारण, अर्थात केंद्र प्रसारित बल की तीव्रता के कारण, पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। यानी ये जो निहारिका था इससे क्या हुआ, एक छल्ला बाहर निकल गया, बाहर। ओके, इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 छल्ले निहारिका से अलग हो गए, यानी कि पहले एक निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 9 छल्ले उस निहारिका से अलग हुए। धीरे धीरे एक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ जो आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र प्रसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। ओके, तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि इमैनुअल कांट ने क्या कहा। मैं संक्षेप में 1 मिनट में इसको बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख लें। देखिए, इन्होंने बताया, अब आप सुनिए, देखिए मत, अब आप सुनिए। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुछ छोटे पदार्थ थे, छोटे छोटे पदार्थ थे, ठोस थे, बहुत ठंडे थे और गतिहीन थे, मतलब रुके हुए थे, ठहरे थे। फिर उन पदार्थों में एक आकर्षण बल काम किया और आकर्षण बल के कारण वे आपस में टकराने लगे, जिनके कारण उन पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न हुआ, यानी ताप उत्पन्न हुआ, और ताप से क्या हुआ, भ्रमण गति उत्पन्न हुई। अब वे पदार्थ जो है कि एक गतिशील निहारिका में तब्दील हो गए। मतलब जो पदार्थ पहले शीतल थे, ठंडे थे, गतिहीन थे, जब वे टकराने लगे तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ताप उत्पन्न हुआ और ताप के कारण भ्रमण गति उत्पन्न हुई। फिर वे एक गैस के रूप में चेंज हो गए, यानी घूमने लगे तेजी से। फिर उस गैसीय गोले से छल्ले निकलने लगे केंद्र प्रसारित बल के कारण। पहले एक छल्ला निकला, फिर ऐसे करके 9 छल्ले निकले। बाद में वही पदार्थ, वही छल्ले ठंडे होकर ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। ये इनका मानना था, बहुत सही नहीं था, लेकिन इन्होंने जो भी कहा कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब देखिए, इन्होंने आगे कहा कि मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित होगा। उपर्युक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्र प्रसारित बल प्रभाव से पदार्थों का वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि पहले जैसे निहारिका से ग्रह बन गए, फिर जो निहारिका का भाग अलग हुआ, जो जैसे निहारिका के 9 छल्ले तो अलग हो गए, लेकिन जो निहारिका का शेष भाग, अवशिष्ट भाग बचा रह गया, वो सूर्य के रूप में तब्दील होगा। उसी को आज हम लोग सूर्य कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया जैसे निहारिका से ग्रहों का निर्माण हुआ, वैसे ही ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी प्रारंभ में जब छल्ले अलग हुए तो उन छल्लों के भी छल्ले बने। ओके, मान लीजिए कोई छल्ला था, इससे एक छोटा सा छल्ला अलग होकर यहाँ आया, तो इसके भी कई छल्ले हो गए, तो वो उपग्रह बन गए। ये इनका मानना था। अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि इनका कितना सही है। मूल्यांकन का मतलब उचित अनुचित, सही गलत, यानी कि मूल्यांकन में यही देखते हैं कितना सही बताया, कितना गलत बताया, और किन किन सवालों से इनकी ये थ्योरियाँ गलत साबित हो गई, वो सारे सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, यद्यपि कांट महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान के तथ्यों का सहारा लिया था, तथापि इनका मत वर्तमान समय में आधार विहीन प्रमाणित कर दिया गया,
क्योंकि इस परिकल्पना के कई तथ्य गणित के नियमों के विपरीत हैं। यानी इन्होंने कई सारे गलत सिद्धांत स्थापित कर दिए, बताए। अब देखिए, सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। इन्होंने क्या बताया था कि भाई पहले जो है पदार्थ टकराए, फिर ताप उत्पन्न हुआ, फिर वृद्धि उत्पन्न हो गई उनमें, यानी एक आप कह सकते हैं भ्रमण गति उत्पन्न हो गई। ओके, तो सिद्धांत ये कहता है कि भाई टकराने से भ्रमण गति नहीं उत्पन्न होगी, जबकि इन्होंने कहा उत्पन्न हुआ, तो इनका पहला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा कांट की यह परिकल्पना कि आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत, ये साइंस का एक सिद्धांत है, कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत, इसके विपरीत है। यानी ये इन्होंने जो बताया, जो नियम बताया कि भाई कणों के टकराव से गति उत्पन्न हुई, ये इस नियम के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। फिर तीसरा देखिए, कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई। मैंने क्या बताया था कि कांट ने बताया कि जैसे जैसे पदार्थ जुड़ते गए, टकराते गए, तो उनमें ताप में वृद्धि होती गई, और जैसे जैसे आकार बढ़ता गया उसकी गति भी बढ़ती चली गई। ये कांट ने बताया था। जबकि कोणीय आवेग की स्थिरता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अगर आकार बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी, जबकि उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा आकार बढ़ा तो गति भी बढ़ गई, तो इसीलिए भी इनका ये सिद्धांत गलत हो गया है। देखिए, कांट की यह धारणा थी कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई, उपर्युक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, और यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार वह मूल आधार ही जिस पर कांट की परिकल्पना आधारित थी गलत प्रमाणित किया जाता है। कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस परिकल्पना को आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में, यानी कि ये जो परिकल्पना थी आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का आधारशिला बनी। तो अब आगे हम लोग लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देखेंगे, उसका आधार यही बनती है, यही परिकल्पना, वायब्रासी परिकल्पना। तो बेसिकली इनका भी ये जो सिद्धांत था गलत साबित हो गया, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। शुरुआत में इनको भी ख्याति मिली, लोगों ने कहा हाँ ये सही है, लेकिन बाद में जब नए नए सिद्धांत आते रहते हैं तो पुराने रिजेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके महत्व को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था पुच्छल तारे परिकल्पना, उसका भी अपना एक महत्व है। उस टाइम में जब उसकी खोज हुई, यानी कि जब उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उस टाइम उसका महत्व था, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही इस सिद्धांत का भी उस टाइम महत्व था, बाद में नए सिद्धांत आए तो ये रिजेक्ट कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।